हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। आप लोगों का सेकेंड लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपको हमने बता भी दिया था कि आप उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर रखिएगा। उसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, बोला था ना हमने। आप प्रिपेयर रखोगे तभी तो क्वेश्चन कर रखोगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक। और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आपका तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है क्या? मानव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, ठीक। तीसरा लेसन आपका मानव जनन है। लेसन के नाम से क्या क्लियर हो रहा है? जो नाम है मानव जनन से क्लियर क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो होता है रिप्रोडक्शन किन किन प्रोसेस से होगा। यही है ना मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अर्थ अगर हम निकालें तो क्या होगा? मानव जनन ही होता है। बट मानव जनन के अंतर्गत किन किन प्रोसेसों से ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन क्रिया को क्या करेंगे? संपन्न करेंगे, ठीक है। ये आपकी कुछ प्रकार की प्रोसेस हैं जिसको हमने सेकेंड लेसन में भी पढ़ा है, फर्स्ट लेसन में क्या किया है? कंप्लीट किया है। जैसे कि आपकी थर्ड लेसन से न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका ये सारी चीज़ें थर्ड लेसन में भी हैं बट कट चुकी हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि जीव जाति क्या होते हैं, जनन क्या होते हैं, जनन के प्रकार क्या होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनमें किन किन विधियों से क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन की क्रिया किन किन प्रोसेसों से हो रही है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है ना। एक मिनट। तो चलिए हम लोग देखते क्या है कि जो जीव जाति होती है, जीवों की जातियां कितनी होती हैं। तो कह रहे हैं इस जीव जगत में, किसमें? इस जीव जगत में जो होते हैं जीवों की बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक। तो जितने किस्म की जातियां पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीव जाति कहते हैं, ठीक है। इस जीव जगत में जितनी भी जाति किस्म पाई जाती हैं जीवों की, उसे ही हम क्या कहते हैं? जीव जाति कहते हैं। समझ में आया? जनन किसे कहते हैं? अपने ही समान संतान की उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे ही क्या हम कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। पीछे सब कुछ आपने पढ़ा है, बस हम एक बार इसको रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पे इसका नाम लिखते हुए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पीछे सारी 2 बार हमने आपको पढ़ा दिया है। आज देखते हैं कि जनन के प्रकार क्या होते हैं। अब देख लिया आपने कि जनन जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीवों की इस संतानोत्पत्ति की क्रिया या अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल में बताया गया है कि जो एसेक्सुअल होते हैं, 2 के हैं आपके, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल अलैंगिक जनन होते हैं, उसमें सिर्फ ओनली 1 इंडिविजुअल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर केवल एक ही जीव जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की बॉडी में इससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया था, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड अमीना। मतलब उनके अंदर जो होता है डिवीजन होता है, और उनके अंदर उपस्थित जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं वो भी उनके डिवीजन के साथ उनमें भी क्या होता है? विभाजन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक। तो विभाजन की प्रक्रिया जब होती है तो वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जब वो 2 भागों में बढ़ेंगे तो वो द्विविखंडन कहलाता है, बाइनरी फिजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो 2 भागों में वहाँ बट जाता है, ठीक है ना। और लैंगिक जनन क्या होते हैं? लैंगिक जनन में मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, 2 विपरीत लिंगों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वो 2 विपरीत लिंग कौन कौन से होंगे? मेल एंड फीमेल ही होता है ना, मेल और फीमेल 2 विपरीत लिंग होगा। तो 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है किसमें? लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में, ठीक है। अब हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ मोस्टली टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे द्विविखंडन, बाइनरी फिजन,
मल्टीपल फिजन, बटिंग, फिर पार्थेनोजेनेसिस और रीजनरेशन। ठीक, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, अनिषेक, फलन एंड पुनरुद्भवन, पुनः उत्पन्न होने की क्षमता जिसमें हो, जिनको हम कई भागों में बांट दें तो वो पुनः क्या हो, एक नए संतान की उत्पत्ति करें, उन्हें हम पुनरुद्भवन कहते हैं। तो ठीक है, बाइनरी फिजन को हमने क्या जाना बाइनरी फिजन में कि जब जीव जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाए, बट जाए, चाहे वो अनुप्रस्थ कंडीशन में हो चाहे वो अनुदैर्ध्य कंडीशन में हो, बट उनका विभाजन जो हो वो टू पार्ट्स में हो, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहते हैं। ये कंडीशन आपने किसमें देखा होगा, किन में देखा है, किन प्रक्रियाओं में इसको आपने देखा है, अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। इन तीनों में क्या होते हैं, द्विविखंडन की प्रोसेस होती है, जबकि प्लाज्मोडियम में, ठीक है, प्लाज्मोडियम इस तरह का इंडिविजुअल है जिसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ठीक, उसमें क्या होती है, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन कहते किसे हैं, बहुविखंडन हम कहते किसे हैं, ऐसे जीव जिनका बॉडी पार्ट्स अनेक भागों में बढ़ जाए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे खंडों में टूट जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, मुकुलन किसे कहते हैं, जैसे में मुकुलन आपका हाइड्रा में, ठीक है, आपका हाइड्रा का प्लांट इस तरह से था, उसमें एक अतिरिक्त कलिकाएं निकलती थी, ये हो गए उनके मदर शेल से क्या थी, अधिकृत कलिकाएं निकल रही थी। ये अधिकृत कलिकाएं जैसे जैसे उनके माँ का ग्रोथ होता था वैसे ये अधिकृत कलिकाएं भी पूरी तरह से ग्रो करके अपने मदर के समान सेम उन्हीं के समान संरचना बना लेती थी, और वो लास्ट में क्या होती थी, जैसे ही फुल मैच्योर हो जाती थी अपने मदर से अलग होती हैं, अपने मदर सेल से क्या होती थी, वो अलग होकर के एक नए संतान की उत्पत्ति करती थी। तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। मुकुलन से एक मतलब हाइड्रा से एक अधिकृत कलिकाएं निकलती है, इस प्रकार के मुकुलन के अंतर्गत आने वाले जीव में, उनमें प्रेजेंट जो जीव होते हैं, उपस्थित जीव होते हैं, उनसे एक अधिकृत कलिकाएं निकलती है, वो कलिकाएं धीरे धीरे ग्रो करके अपने मदर की माँ के समान हो जाती हैं, और पुनः वो उनसे अलग होकर एक नए जीव की क्या करती हैं, उत्पत्ति करती हैं, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। अनिषेक फलन जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अभी हम लोग इसको अगली वीडियो में पढ़ा है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होते हैं। क्या आपने जाना था कि जब बिना निषेचन के ही, कब कि न तो मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होगा, बिना फ्यूजन के ही एक अंडाशय जो है डायरेक्टली फल का निर्माण कर दे या डायरेक्टली किसी जीव का निर्माण कर दे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अंडाशय क्या करे, वृद्धि करके एक वयस्क जीव का क्या करे, निर्माण करे, तो वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस अनिषेक फलन कहलाती है। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं कि ऐसा जीव, ऐसे जीव जिनमें ऐसे जीव जिनके बॉडी पार्ट्स कई भागों में विभक्त हो करके पुनः वो भाग एक नए इंडिविजुअल, एक नए जीव का निर्माण कर दें, एक नए जीव को उत्पन्न कर दें, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। जैसे कि होता किसमें है, फ्यूनेरिया में। ठीक, आपको दिखा डायग्राम बना के हमने बताया था कि जो फ्यूनेरिया होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स थे वो 3 भागों में बढ़ जाते थे, 1 2 3, और ये तीनों भाग जनरेट करके, वृद्धि करके एक नए फ्यूनेरिया का निर्माण कर दें, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक, इसको हमने कंप्लीट किया था, एक सरसरी निगाहों से सिर्फ हम बता रहे हैं। अब हम लैंगिक जनन को भी जान लिए थे कि जो 2 विपरीत लिंगों के कंडीशन में, 2
निर्माण कर रहे थे। लेकिन उसमें तो हमने ये नहीं बताया था ना कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं, हम वहाँ इसका जिक्र नहीं किए थे, इसलिए आज हम इसको देख लेते हैं। जो लैंगिक जनन होते हैं, ठीक, वो 2 प्रोसेस में होते हैं। कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको एसेसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक लैंगिक अंग होते क्या हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? यहां हम देख लेते हैं इसको। फर्स्ट आपका क्या है, इसमें जानना है हमको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, आज हम इसको जानेंगे। वे अंग जो लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? वो लैंगिक अंगों का। कौन करेगा? ऐसा कौन सा अंग होता है? वे अंग जो लैंगिक अंगों का निर्माण करें या निर्माण करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइमरी लैंगिक अंग कहलाते हैं। वे प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ठीक, क्या पता चला कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो होते हैं जिनसे लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। किसका? लैंगिक अंग। अब ये लैंगिक अंग होते कौन कौन हैं? ठीक, कह रहा है कि इनके अंतर्गत, इस लैंगिक अंगों के अंतर्गत कौन आते हैं? याद देख लीजिएगा, सिंपल सा जनन। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? गोनैड्स आते हैं। ठीक है, गोनैड्स आते हैं जो क्या करते हैं? युग्मक से, इनकी प्रोसेस होती क्या है? जो गोनैड्स आते हैं, ऐसे लिख लीजिए। अतः इसके अंतर्गत गोनैड आते हैं, जनक जिसको बोलते हैं। गोनैड्स जिसको हम हिंदी में जनक आते हैं। ठीक है, जनक आते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि इसी गोनैड्स के अंतर्गत क्या होते हैं? जिनमें गैमेट युग्मक का निर्माण होता है। निर्माण, युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण हो गया। अब वो युग्मक कौन बनते हैं और बनते कहाँ से हैं? मेल से ही तो बनते हैं। मेल से मेल गैमेट, मेल युग्मक मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण। ये प्रोसेस आपको पीछे पढ़ा दिया गया है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, निर्माण होता है। ठीक है, नर से, यहाँ देख लीजिएगा, नर से नर जनकों गोनैड्स बोलते हैं, जिसमें आपका वृषण आ जाएगा। ठीक, वृषण, ठीक है ना। नर से नर जनकों का निर्माण होता है। होता है जहां से क्या निकलेंगे? जहां से स्पर्म, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, जहां से स्पर्म, जहां से शुक्राणु का निर्माण होता है या कह लीजिए निष्कासन होता है। ठीक, जहां से क्या करते हैं? शुक्राणु बनते हैं या उनका निर्माण होता है। मादा से मादा जनितों का निर्माण होता है। तो हम कहाँ देख लेते हैं? यहाँ से
मादा जंतु अंडाशय भी होता है, ठीक। अंडाशय से किसका निर्माण होगा? अंडाशय का होगा, क्या होगा? मादा से मादा जंतु, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, और यहाँ मादा जंतु को अंडाशय कहते हैं, जहाँ से अंडाणु क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं, जहाँ अंडाणु बनते हैं। ठीक, आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ, इसको लिख लीजिएगा। कह रहा है, देखिएगा, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उनके जो अंग होते हैं, वहां से लैंगिक अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक। लैंगिक अंगों का निर्माण हो गया, और उसे ही हम क्या कहेंगे? प्राथमिक अंग। वही क्या कहलाता है? प्राथमिक अंग कहलाता है। अब प्राथमिक अंगों के अंतर्गत कौन आते हैं? गोनैड्स आते हैं, जनक आते हैं। वो जनक क्या करते हैं कि नर से नर भाग का निर्माण करते हैं, मतलब वृषण का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। जनक मतलब उसमें जनक जो होते हैं, गोनैड्स जो होते हैं, वो वृषण होते हैं, और मादा में जो जनक होते हैं वो कौन होते हैं? अंडाशय होते हैं। और वृषण से स्पर्म सिक्रेट होते हैं, और अंडाशय से जो होते हैं वो ओवम सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आपको शुक्राणु हो गया और यहाँ अंडाणु हो गया। मादा जनक अंग जो होते हैं, यहाँ आपका अंडाशय, और यहाँ क्या हो गया? वृषण हो गया, ठीक है। ये चीजें हैं, जबकि हमको अभी यही पढ़ना है ना, तो इस वजह से हम बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि जो सहायक अंग हमारे होते हैं, जो द्वितीयक अंग होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि जो सहायक अंग होते हैं वो क्या होते हैं, बताइएगा। ऐसे अंग, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में ऐसे अंग होते हैं जो क्या हों? सहायक अंग, या जनन क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ, वे अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यशस्वी करो, यशस्वी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे कि वे अंग, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में वे भाग होते हैं जो क्या करें? जनन क्रिया में, रिप्रोडक्शन की क्रिया में क्या करें? हमारी मदद करें। ठीक है, मदद करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहलाते हैं। वे अंग न तो युग्मक उत्पन्न करते हैं और न ही हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। कौन? ये जो सहायक अंग होते हैं। कह रहे हैं कि वे अंग, ये अंग जो होते हैं, ये अंग न तो युग्मक मतलब गैमेट बनाते हैं, न तो युग्मक उत्पन्न करते हैं और न ही हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। और न ही किसका? हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। ठीक है, तो करते क्या है? ये सहायक अंग हैं, न तो उसका सिक्रीशन करेंगे और न तो हार्मोन्स का स्रावण करेंगे। तो इनका क्रिया तो होता क्या है ये तो हम जानेंगे ना। नर में इसके अंतर्गत शुक्रवाहिनियां, आप देख लीजिए कि इनके भाग भी होते हैं। अभी वहां लिखा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव में इनके जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? वृषण हो गए, शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्राशय हो गया, मूत्र जनन मार्ग हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, प्रोस्टेट ग्रंथियां हो गई। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल में क्या होते हैं? ये यहाँ देख लेते हैं, हम यही देख लेते हैं।
फीमेल में जिनके भाग होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ से आपका मोस्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से स्टार्ट क्या होंगे वो चीज आप जान लीजिएगा। अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय, शिश्न, योनि। ठीक, ये सभी क्या है? मादा के जनन अंग होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होते हैं? आपके मादा के जनन अंग होते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे? सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। अभी देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम तो आपका बड़ा होता है, लेकिन इसको एक सिंपली तौर पे बनाया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा, देखिएगा स्टार्टिंग की हम एक तरह से। अभी आपने जान लिया ना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, शुक्राशय हो गया, मूत्रजनन मार्ग हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और मादा में अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, भग, शिश्न और योनि। ये सभी इंपॉर्टेंट भाग हैं मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो भाग है वो क्या क्या प्रोसेस करते हैं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से। जैसे हम डायग्राम तो हमने यहाँ बता दिया है, लेकिन एक सिंपली तौर से अभी हमने जस्ट आपको बना के दिखाया है। ये इस तरह से हो गया। ठीक, देखिएगा ये इस तरह की संरचना होती है। देखिएगा यहाँ से क्या होंगे? शुक्राशय निकलेंगे, यहाँ आपका शुक्राशय होता है। शुक्रवाहिनी कहाँ होती है? शुक्राशय में ही होती है। इस तरह आएंगे और यहाँ से होते हुए एक डायग्राम है। ये आपका टेस्टिस वाला भाग है, यहाँ रखिएगा। ठीक, ये आपके क्या है? टेस्टिस है। आपको यही डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, बन गया। आपका मीनिंग क्या किया गया है कि ये वाला भाग जो होते हैं वो मूत्राशय के होते हैं। ठीक, ये आपके क्या है? शुक्रवाहिनी है, और आपके ये क्या है? आपके वृषण हैं, इसको हम टेस्टिस भी कहते हैं। ये क्या है? एपिडिडाइमिस है।
और आगे आपका ये देखिएगा, यहाँ आपका क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये आपके क्या है, शुक्राशय है। ठीक, यही डायग्राम आपको हमने यहाँ बनाया था, लेकिन यहाँ बना के डायरेक्टली समझा दिया कि एक एक भाग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ है। ठीक है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो शुक्राशय होता है, सॉरी शुक्रवाहिनी जो होते हैं, ये कहाँ खुलते हैं, शुक्राशय में खुलते हैं। ठीक है, ये थैलस के समान क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि शुक्रवाहिनी जो होती है वो उदरगुहा से होते हुए आपका शुक्राशय की जो होती है थैलेमस में, वो तो शुक्रवाहिनी जो होती है उदरगुहा में स्थित होती है, लेकिन वो उदरगुहा से होते हुए आपका क्या शुक्राशय वाले भाग में क्या होती है, खुलती है। जैसे कि सेकेंड आपका आ जाता है वृषण। वृषण क्या होते हैं आपकी, ये जो है ये वृषण वाले पोर्शन है। वृषण में क्या होते हैं कि शुक्राणु का निर्माण आपका कहाँ होता है, वृषण में होता है। देखिएगा यहाँ शुक्राणु का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और ये शुक्राणु क्या होते हैं, इस क्रम में होते हैं, इस क्रम में होते हैं, और यहाँ से जाते हुए और वो इधर की तरफ क्या होते हैं, धीरे धीरे इधर की तरफ वो खिसकते हुए आते हैं। ठीक है ना। तो वृषण में क्या होते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं, वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं कि वहाँ उसको क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षा एक लेयर प्रदान करते हैं। ठीक है ना। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वहाँ म्यूसिलेजियस सब्सटेंस स्रावित होता है, जो वहाँ उपस्थित स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिव रखने का क्या करते हैं, काम करते हैं। मूत्र जनन मार्ग आपका है। ठीक है, और शुक्राशय क्या होते हैं, अभी मैंने वो बता दिया आपको। तो शुक्रवाहिनी जो उदरगुहा से होते हुए आपका शुक्राशय वाले भाग में आकर क्या करती है, ओपन होती है, खुलती है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। भाग तो आपने देख लिया है एक करके, लेकिन हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि जो वृषण देखिएगा कि मनुष्य का ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में, उनमें इंपॉर्टेंट भाग जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। वृषण उनका क्या होता है, मुख्य जनन अंग होता है, जिसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, अंडाकार होती है। अंडाकार ग्रंथि स्ट्रक्चर होती है, अंग होते हैं वो, जो उदरगुहा से बाहर, कहाँ, उदरगुहा से बाहर वृषण कोश में। ठीक है, वृषण कोश में क्या होते हैं, वो स्थित होते हैं उदरगुहा से बाहर। ठीक है ना, उदरगुहा से बाहर वाले पोर्शन में वो क्या नाम है, वृषण कोश में स्थित होते हैं। यानी कि वृषण कोश में जो वृषण सैक होते हैं, टेस्टिस सैक, उसमें क्या होते हैं कि दो पार्ट, पेशीय पट पाया जाता है। पेशीय पट द्वारा क्या होते हैं, वो दो अर्धभागों में, दो आधे भागों में वृषण क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं। क्या है कि जो वृषण रज्जु होते हैं, जो वृषण रज्जु होते हैं, उनमें एक धमनी होती है, अर्टरी एंड वेन्स जो होते हैं, एक धमनी और एक सिरा होते हैं, तथा उसके अलावा एक लसिका वाहिनी होती है, एक लसिका वाहिनी होती है, तथा एक तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। मतलब धमनी, शिरा, लसिका हो गया, लसिका वाहिनी और एक तंत्रिका तंत्रिका, ये सभी क्या होते हैं वहाँ वृषण सैक में प्रेजेंट होते हैं, वृषण रज्जु में। ठीक है ना, और ये सभी धमनी, शिरा और ये जो है लसिका वाहिनी तथा तंत्रिका, ये सभी क्या होते हैं, एक संयोजी ऊतक के द्वारा, संयोजी टिश्यू द्वारा, ऊतक के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि वृषण की आंतरिक संरचना क्या होती है। जो वृषण टेस्टिस होते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है। कह रहे हैं कि जो वृषण होते हैं वो द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय
होते हैं उस प्रकार उनसे वो एक आवरण के द्वारा चारों तरफ से उनको एक संयोजी ऊतक क्या करता है, आवरण बना के उनको घेरा रखता है, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। कह रहे हैं वृषण कोश के बाह्य आवरण जो दो आवरण हो गया ना, ठीक है, वृषण कोश का जो दो आवरण होता होगा, दोनों आवरण में से जो ऊपर का आवरण होता है उसे ट्यूनिका वेजिस नेविस कहते हैं। बाह्य आवरण को उसके ट्यूनिका वेजिस नेविस कहते हैं। तो कह रहा है कि जो भीतर के मोटे आवरण होते हैं उनका नाम क्या होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। कह रहे हैं इन दोनों आवरणों के मध्य जो बाह्य आवरण तथा आंतरिक आवरण है, उन दोनों आवरणों के मध्य देह बुरी द्रव भरा रहता है। ठीक है, सीलोमिक द्रव क्या होते हैं, भरे होते हैं। ये सीलोमिक द्रव करते क्या है, सीलोमिक फ्लूइड क्या करते हैं कि वृषण में जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनको बाह्य आघातों से, मतलब बाहर भी किसी भी प्रकार की चोट हो उनको उनसे क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसा कि वृषण में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण भी कहाँ होता है, वृषण में भी होता है। कह रहे हैं कि वृषण में इन नलिकाओं की, जो वृषण में उपस्थित नलिकाएं होती हैं उनको कह रहे हैं इन नलिकाओं की जननिक एपिथीलियम, जो जननिक एपिथीलियम भाग होते हैं उनको मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं, उनमें जो है मुख्यतः दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें जननिक एपिथीलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, शुक्र जननीय कोशिकाएं तथा कोशीय कोशिकाएं। शुक्र जननीय कोशिकाएं और कोशीय कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं होती क्या है, बताएगी कोई कि शुक्र जननी कोशिका क्या होता है और कोशीय कोशिका क्या होता है। देखिएगा आगे लिख देखिए, दिख रहा होगा ना, शुक्र जननी कोशिका क्या होता है, कह रहा है कि ये कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया के बाद, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु का जो निर्माण रहता है, शुक्राणु जनन की क्रिया के बाद क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक, कब करते हैं, शुक्राणु जनन की जब क्रियाएं क्या होती है, कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना कि शुक्राणु जननीय, यहाँ देखो दे दिया है जननीय, मतलब जब उनके अंदर जन्म की क्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके फलस्वरूप ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का वहाँ फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ जानिए कि वृषण में शुक्राणु बनते हैं, बट कब बनते हैं, जब शुक्र जननी कोशिकाएं में जनन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। बट सेकेंड आपका क्या है, कोशीय कोशिकाएं। तो कोशी नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि जो इन शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कोशीय कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि वे कोशिकाएं, ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, न्यूट्रिशन क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कोशीय कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि उन्हीं कोशीय कोशिकाएं, जो कोशीय कोशिकाएं कहलाती हैं, कह रहा है कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच देखिएगा, इसी में जो होते हैं कोशीय कोशिकाओं में ही क्या होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कहाँ पे, इन्हीं कोशिकाओं में। यहाँ देख लेते हैं कि कोशीय कोशिकाओं में ही
हार्मोन्स का क्या होता है, का सिक्रीशन होता है या श्रावण होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है, दो स्तरीय होती है। वो जिस आवरण के द्वारा घिरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। वृषण खोल में जो दो आवरण थे उनके बाहर आवरण को क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिटेरिया कहते हैं, ट्यूनिका वेजिटेरिस कहते हैं, और आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इन दोनों आवरणों के बीच में एक सीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है वहाँ, जो क्या करते हैं कि वृषण को, टेस्टिस को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी वृषण में क्या होते हैं, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, बट वो शुक्राणु जो जिस फॉर्मेशन द्वारा जिसके द्वारा निर्माण करते हैं वो जननी एपिथीलियम में, करें कि जननी के एपिथीलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, शुक्र जननी कोशिकाएं तथा कोशी कोशिकाएं। शुक्र जननी कोशिकाएं क्या होती हैं, जहाँ शुक्राणु जनन की क्रिया कंप्लीट होने पे ये कोशिकाएं के अंदर क्या होता है, शुक्राणु जनन की कोशिकाएं जब कंप्लीट हो जाती है उसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और कोशी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करती हैं या पोषण प्रदान करती हैं। कह रहे हैं कि कोशी कोशिकाओं में ही जो कोशी कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का क्या होता है, स्राव होता है, ठीक। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वृषण तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, वृषण की आंतरिक संरचना भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हम लोग कल हम लोग क्या देखेंगे कि शुक्रवाहिनी, ठीक है ना, कल के अंतर्गत, ठीक है, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी होते हैं, जो भी अंग होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। आज तो वृषण पढ़ ही लिया है, कल भी एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लिया जाएगा। तो कल का अब आगे का मैटर जो रहेगा वो कल हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने ये वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्राशय होता है, मूत्रजनन मार्ग होते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्लीज़ आप एक बार बुक उठा करके स्टडी कर लीजिएगा ताकि कल जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।